हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चल रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पहुंच चुके थे गाउस लॉ तक। गाउस लॉ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें गाउस की एप्लीकेशन करनी है। उससे पहले मेरे कल के वीडियो का जो क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों ने बखूबी दिया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेटा मेरा कल का जो क्वेश्चन था वो ये था कि ऐसा एक क्यूब है जिसके लिए जो जिस एरिया जिस रीजन में रखा हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2x i कैप। ये आपका x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ठीक है, तो अब 2x i कैप यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कौन से एक्सिस के अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो बेटा एक बात तो क्लियर हो गई, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था आपको कि ये जो ऊपर वाला फेस है इस क्यूब में, जो ये ऊपर वाला फेस है AFEB, इस फेस की एरिया वेक्टर किस तरफ है? y एक्सिस की तरफ। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से नॉर्मल होता है, 3D में है तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस की तरफ है? x एक्सिस। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब इस ऊपर वाले फेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0। सिमिलरली नीचे वाले फेस में एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है यानी कि माइनस y एक्सिस की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है। अगेन एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 0। तो ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस दोनों से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी। सिमिलरली ये जो सामने वाला फेस है कौन सा? B, E, H और C, ये वाला फेस, ये एक्चुअली बॉक्स आपका किस में रखा हुआ है? 3D में रखा हुआ है। तो 3D में रखा हुआ तो इस वाले फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर z एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ, एरिया सॉरी इसका एरिया वेक्टर z एक्सिस की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है। तो अगेन एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इसकी भी फ्लक्स 0। सिमिलरली इसके पीछे वाले फेस की यानी AFGD, उस फेस की भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल दो फेसेस के साथ होगी। कौन कौन से? जिनका एरिया वेक्टर x एक्सिस से मेल खाता है। x एक्सिस से एक तो EFGH वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? प्लस x की तरफ। और ABCD, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? माइनस x। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स होगी। यानी एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं हम कि जो फ्लक्स कौन कौन से फेसेस से 0 होगी? एक तो AFEB, AFE और B, इस वाले फेस की फ्लक्स, इसके नीचे वाला फेस यानी DCHG और सामने वाला फेस यानी BEFC और इसके पीछे वाला जो फेस है, जस्ट इसके पीछे वाला फेस जो है यानी कि AFGD, इन सभी फेसेस से फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये निशान परपेंडिकुलर का है, ये जो मैंने उल्टा T लिखा है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो इन सब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी आपकी? 0 होगी। ठीक है, देन बच गया हमारे पास दो फेस। पहला तो कौन सा? फेस ABCD। अब इस ABCD से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो कितनी होगी बेटा? डॉट एरिया वेक्टर। मतलब आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी x एक्सिस के हर पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में x आ रहा है तो x के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बदलेगी। तो हमने देख लिया कि जो ABCD वाला फेस है, मतलब ये वाला ABC और D जो बिल्कुल ओरिजिन से सटा हुआ फेस है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डॉट एरिया वेक्टर। बेटा एरिया वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है इसका? मैं इसको आपको यूं दिखाऊंगी इस तरीके से। ये आपका ये वाला फेस है ABCD वाला, तो इसका एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है यानी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। लेकिन बेटा आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? मुझे ये बता दो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? ये जो फेस है ABCD, ये जहां आ रहा है वहां x की वैल्यू कितनी है? बेटा ये फेस तो बिल्कुल ओरिजिन पे आ रहा है ना, यहां पे ABCD, इन सभी जगह पर x की वैल्यू कितनी है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई? 0। तो चाहे एंगल कुछ भी हो, फ्लक्स यहां भी कितनी होगी? 0।
क्यों जीरो होगी? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं यहां लिख देता हूं क्यों जीरो हुई। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी डी इज इक्वल्स टू जीरो। कारण क्या है? एक्स की वैल्यू जीरो होना इसका कारण है। कोई डाउट? अब चलते हैं, हमारा एक फेस और बच गया, कौन सा? ई एफ जी एच। ई एफ जी एच, ये वाला फेस। ये फेस ओरिजिन से सरक के थोड़ा आगे आ गया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो फ्लक्स ई एफ जी एच वाले फेस पे कितनी होगी? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्स की वैल्यू यहां कितनी है? मैं यहां पे लिख दूं बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके एक्स की वैल्यू कितनी थी? जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे था। आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप कितना आगे आए? 10 सेंटीमीटर आगे चले गए। क्यूब की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मतलब हम इस पॉइंट से, यहां पे तो आपका एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक बार बताया था कि हमें हमेशा किस में काम करना है? एसआई यूनिट्स में। तो सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं होती, एसआई यूनिट मीटर होती है लेंथ की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एक्स जीरो था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। ये है यहां पर एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख देंगे? 2 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ई आ गया। अब एरिया कितना है? 10 इंटू 10 100, लेकिन वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, तो हमें मीटर स्क्वायर में एरिया चाहिए। मीटर स्क्वायर में अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो कितना होगा? 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। 0.1 इंटू 0.1, ये एरिया आ गया। अब यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? एरिया आपकी किस तरफ है? ये एरिया वेक्टर यहां बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों का एंगल 0 डिग्री है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों? 1 होती है। तो आपके वो cos 0 तो खत्म हो गया, उसकी तो वैल्यू 1 आ गई, और बच गया आपके पास ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 2, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से आप लिख ले, इसको पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं इसके आगे का सॉल्यूशन। तो आपके पास जो फ्लक्स कौन से फेस की? ई एफ जी एच की जो फ्लक्स है वो कितनी होगी मेरे बच्चे? 2 इंटू ये 10 की पावर कितनी होगी? -1 कितनी होगी? -3। तो 2 इंटू, थोड़ा छोटा हो गया, आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एंड देन फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर। इतनी फ्लक्स होगी। अब बाकी सारे फेसेस की फ्लक्स तो जीरो है, केवल एक इसी फेस से फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी? जो टोटल फ्लक्स है यानी नेट जो फ्लक्स है वो कितनी होगी? इन सब का एडिशन, यानी कि फ्लक्स AFEB प्लस, मैं मिटाता जा रहा हूं, साथ के साथ आप लिखते जाएंगे, फ्लक्स AFB हो गया, ठीक है। दूसरा फेस कौन सा था? DCHG। तीसरा फेस कौन सा हो गया? फ्लक्स BEFC प्लस चौथा कौन सा हो गया? AFGD। पांचवा फेस कौन सा हो गया? ABCD प्लस छठा फेस कौन सा हो गया? EFGH। तो EFGH, इनमें से इसकी फ्लक्स 0, इसकी फ्लक्स 0, इसकी फ्लक्स 0, इसकी फ्लक्स 0, इसकी फ्लक्स ये रही, तो नेट फ्लक्स कितनी होगी? नेट फ्लक्स आपके पास हो जाती है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट मीटर। ये आपके पास इस क्यूब से निकलने वाली नेट फ्लक्स हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। इस क्वेश्चन को आप कहोगे कि सर आपने तो यहां समझा दिया था, फिर इतना लिखने की क्या जरूरत है? बच्चों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके फिर लिखना है, वरना आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं वो ये कि जब भी आप एग्जाम में कोई भी चीज लिखेंगे तो आप हमेशा उसकी यूनिट साथ में लिखेंगे। अगर मैंने यहां पे यूनिट नहीं लिखी वोल्ट मीटर तो मेरा नंबर कट जाएगा। यूनिट्स कैरी मार्क्स, ठीक है। यहां भी मैंने वोल्ट मीटर लिखा है, हर जगह आपको यूनिट लिखनी है, इस तरह हर चीज आपको डिटेल वाइज लिखनी है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया। थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल में है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको हो सकता है कि हम थोड़ी सी इमेजिनेशन उतनी उस लेवल तक ना पहुंच पाए,
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 3D में नहीं समझ पाए होंगे, तो प्लीज मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, मैं इसको आपको 3D का एक बॉक्स लेके अच्छी तरीके से विद डायग्राम विद डेमोस्ट्रेशन समझा सकता हूं। आप समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो समझाऊंगा। तो नहीं समझ में आया तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे तब पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएंगे। जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली बार देखा है उनको तो बिल्कुल बाउंस गया होगा, अगर उनका सिलेबस नहीं किया हुआ है तो ऐसे बच्चे आई बटन पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इससे आगे चलें तो बेटा जी, ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जो पीछे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके अंदर एक क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में ही बहुत बार आया हुआ है। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं, काफी बच्चों को थोड़ी सी इसमें समस्या होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसको पहले 3D में समझा रहा हूं, क्योंकि बेटा क्या है कि फ्लक्स वाले क्वेश्चन 3D में है, इनके लिए इमेजिनेशन चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेट है, एक सरफेस कह दो, प्लेट कह दो, ठीक है। इस प्लेट की डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये रही, ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट के सेंटर पॉइंट से, इस प्लेट के सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की हाइट पर, कितनी हाइट पर? 5 सेंटीमीटर की हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस प्लेट से निकलने वाली फ्लक्स कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो हम लोग इसके आगे चलते हैं बेटा। अब समस्या ये होती है कि यार अगर मैं इस चार्ज और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलूं, हमको देखते क्वेश्चन यार इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो फैलेंगी, सूरज की किरणों की तरह फैलेंगी। तो यहां पे अपन एंगल कैसे निकालेंगे? हर पॉइंट पे एंगल ही अलग होगा। तो आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन काम में लेंगे, आपका दिमाग तो यही कहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी इस क्वेश्चन को कितना भी रीज लो। इसको करने का हम लोग गाउस का एक ट्रिक काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? ध्यान से समझेंगे, मैं इसको 3D में समझाता हूं। पहले ये प्लेट है, ठीक है, और ये जो मैंने पॉइंट, मैंने ये जो उंगली रखी हुई है, यहां पे आपका चार्ज है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। प्लेट की डायमेंशंस कितनी है बेटा? 10 बाय 10, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। सेंटर से चार्ज कितने हाइट पर है? 5 सेंटीमीटर की हाइट पर है। तो एक हम इमेजिनरी सरफेस हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां 10 सेंटीमीटर की प्लेट एक और मान लो है, नहीं मान लो कि यहां पे होती, तो मान लो यहां भी होती, मान लो यहां भी होती, और मान लो यहां भी होती, और मान लो ऊपर भी होती। कहने का यह मतलब है कि हम इस प्लेट से क्या बना लेते हैं? एक इमेजिनरी क्यूब बना लेते हैं, जिसकी साइड कितनी है? सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की। ये जो मैंने लाल कलर से बनाया ना, ये इमेजिनरी है, वास्तविक मतलब हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कि हमने इस पे 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब अज्यूम कर लिया, है ना। तो बेटा अब क्या हो गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा बन गया कि एक क्यूब है 10 बाय 10 बाय 10 का, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि ये सेंटर से कितने हाइट पे है? 5 सेंटीमीटर की हाइट पे है, ठीक है। ये आपकी प्लेट है 10 बाय 10 की, इससे 5 सेंटीमीटर की हाइट पर चार्ज है, ठीक है, और ये वाली साइड कितनी बड़ी है? ये 10 सेंटीमीटर, तो ये बीच में आ गया ना, बिल्कुल सेंटर में। तो इसके सेंटर पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का इस क्यूब के। तो आपको ये बताना है कि इस वाली प्लेट से, मतलब क्यूब के इस फेस से कितनी फ्लक्स निकलेगी। क्या आप मुझे गाउस लॉ का यूज लेते हुए ये बता सकते हैं कि इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितनी निकलेगी? तो गाउस तो बड़ी सिंपल सरल भाषा में कहता है कि इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगी वो कितनी निकलेगी? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है बेटा? 2 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 कर देना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू लगा के आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, या इसको आंसर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि किताब के अंदर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें 2 वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ चार्ज दे रखा है Q, तो Q की टर्म्स में आंसर निकल जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये फ्लक्स निकल गई किसमें से? इस पूरे इमेजिनरी क्यूब में से, लेकिन हमें तो केवल इसी प्लेट में से निकालनी है। मेरी बात समझ में आई? आपने जो फ्लक्स निकाली है तो किस में से निकली है? जो आपने इस पूरी प्लेट को जोड़कर जो क्यूब बनाया, इमेजिनरी क्यूब जिसकी कल्पना की, उसमें से हमें टोटल फ्लक्स निकली है। हमें चाहिए केवल इसके एक इस नीचे वाले सरफेस से। तो बेटा एक क्यूब के अंदर कितने सरफेस होते हैं? 6,
अपने कमरे को देख लेना, 6 दीवारें होती हैं, ठीक है, 6 दीवारें होती हैं, 6 सरफेस होते हैं और 4 सेंटर में है, तो 6 के साथ बराबर फ्लक्स बनाएगा, फ्लक्स रिलेटेड होगी 6 के साथ, उसकी बराबर होगी, तो इस टोटल फ्लक्स को मैं 6 भागों में बांट दूं। कितने भागों में बांट दूं, सुनाई नहीं दिया मेरे को, 6 भागों में बांट दूं। वेरी गुड। फ्लक्स थ्रू, इस प्लेट को नाम दे दो A, B, C और D, तो फ्लक्स थ्रू A, B, C, D कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन क्यू की टर्म्स में पूछ लिया जाता, मतलब 2 की बजाय आपको क्यू दिया जाता, तो आप 2 की जगह सब जगह क्यू ले लेते और ये आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाता। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के क्वेश्चन, आज के इस लेक्चर में मैं ओनली एंड ओनली गाउस लॉ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इस प्लेट से फ्लक्स निकल गया हमारे पास। अब मैं इस क्वेश्चन से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक। इस क्वेश्चन के बारे में आप जो रिव्यूज हैं आपके मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हमारे गाउस लॉ के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो इस क्यूब के साथ ही हैं, सारे के इस क्यूब के साथ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बेटा याद रखना कि जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ये बोर्ड्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बोर्ड की जो नई किताबें हैं, जो नया सिलेबस है, पिछले साल या उससे पिछले साल चेंज हो गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे। तो राजस्थान बोर्ड में तो आने के सवाल, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे बोर्ड में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि किताब में दे रखे हैं तो डेफिनेटली आ सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है, एंड कंपटीशन में भी आते हैं, इनफैक्ट आए हुए हैं। पीएमटी में ही नहीं, आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनमें से एक क्वेश्चन आईआईटी का भी है, ठीक है, आईआईटी 2017 का। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देंगे अगर समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये आपको क्यूब दे रखा है, इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है एक क्यू, तो इस चार्ज क्यू को आप मान लो जैसे जो रूम है आपका जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप उस चार्ज की पोजीशन अलग अलग रखोगे तो फ्लक्स कितनी कितनी आएगी। कॉम्पिटिशंस का भी क्वेश्चन है, सारी चीजों का क्वेश्चन है। तो मैं ये क्या हो गया आपका, ये तो क्यूब हो गया और ये हेडिंग हो गई पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू इन द क्यूब। अलग अलग पोजीशंस के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। इसमें 2 तरीके की फ्लक्स पूछी जाती है, एक तो क्यूब से निकलने वाली टोटल फ्लक्स जिसको मैं डिनोट करूंगा नेट फ्लक्स से, ठीक है, और एक प्रत्येक फेस से निकलने वाली फ्लक्स, एक इसके हर सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स, उसको मैं फेस से डिनोट करूंगा। तो फ्लक्स नेट तो क्या हो जाएगी, पूरे क्यूब से निकलने वाली फ्लक्स, और फ्लक्स फेस क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर फेस से निकलने वाली फ्लक्स। तो अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इस क्वेश्चन में मतलब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि एक क्यूब है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की पोजीशन कुछ भी ली जा सकती है। तो मैं जितनी पॉसिबल पोजीशंस हैं वो सारी डिस्कस करूंगा यहां पे। सबसे पहली पोजीशन तो ये हो सकती है कि आपका चार्ज सेंटर पे है। किसके सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे है। तो ये वाली पोजीशन तो हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके कि अगर चार्ज क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है तो गाउस के हिसाब से पूरे क्यूब में से फ्लक्स कितनी निकलेगी बच्चों, गाउस बाबा के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, इतनी फ्लक्स निकलेगी, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक फेस से फ्लक्स थ्रू ईच फेस, ये सेंटर में है आपका चार्ज, इस क्यूब के अंदर कितने सरफेस हैं टोटल, कमरे के अंदर कितनी दीवारें हैं टोटल, छत और फर्श को मिला के 6, तो इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक एक फेस से कितनी निकलेगी, Q/6 एप्सिलॉन, ठीक है। देन सेकंड वाले पे चलते हैं कि सेकंड में आपके चार्ज की पोजीशन क्या रखी जाएगी। ये तो सेंटर पे था आपका चार्ज, अब हम चार्ज को किसी एक सरफेस के सेंटर पे रख देते हैं। मैं इसको समझाता हूं कैसे, पहले यहां लिख लेते हैं सेंटर ऑफ अ फेस। मतलब जैसे आपका रूम है बच्चे, पहले तो इस रूम के सेंटर में चार्ज हवा में रखा हुआ था, अब यही चार्ज को हमने ले जाके रूम के फर्श पे रख दिया, फर्श के बिल्कुल बीचों बीच। मतलब आपका जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर से खिसक के कहां पहुंच गया, किसी एक पर्टिकुलर फेस के सेंटर पे पहुंच गया। पहले तो क्यूब के सेंटर पे था, अब किसी फेस के सेंटर पे, फेस से टच हो गया। ये समझ में आया, ठीक है बेटा। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप कहेंगे सर
Q/r² होता है। तो अगर इससे आप r डिस्टेंस पे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी जो आपको नीचे दे रखी है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं पास लाते अगर Q तक ले आता हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? तो बेटा जिस पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है, अगर मेरा पॉइंट भी यहां आ जाए तो ये R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आप लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी। मैं क्वेश्चन को वापस बताता हूं कि जिस जगह पर चार्ज रखा हुआ है उसी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो हमें लगता है कि R 0 होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन आपकी बुक्स भी कहती हैं और ये सही भी है कि चार्ज जिस पॉइंट पे रखा हुआ है उस पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, मतलब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इस चार्ज को रखा हुआ है, वो इनफाइनाइट नहीं होती, वो हमेशा 0 होती है कि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलना शुरू करती है, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। तो अब मैं इस चीज को आपसे थोड़ा सा अलग लेकर जाता हूं, अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाता है। ये आपका चार्ज रखा हुआ है। अब आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है कि हम इसमें गाउस लॉ लगा देते हैं तो Q/ε0 आ जाएगा। बेटा गाउस लॉ किस पे लगता है? गाउस लॉ लगता है क्लोज्ड सरफेसेस पे। अगर चार्ज पूरी तरह से सरफेस के अंदर बंद है तो, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मान लो ये जो मार्कर का ढक्कन है ये चार्ज है, ठीक है, और ये मेरा आपका जो रूम है उसका फर्श है, चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है। चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके द्वारा चार्ज को एनक्लोज कर लिया गया है, क्योंकि चार्ज इसके कांटेक्ट में आ गया। चार्ज इसके कांटेक्ट में आ गया। चार्ज किसी भी सरफेस से पूरी तरह से एनक्लोज तभी हो सकता है जब वो सरफेस से थोड़ा दूर हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इस चार्ज को इस सरफेस ने बाकी सरफेस ने मिलकर पूरा बंद कर रखा है। मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपके रूम के सेंटर में हवा में है तो हम कहेंगे कि रूम के अंदर बंद है चार्ज, लेकिन अगर उसको फर्श पे रख दिया तो वो रूम के अंदर बंद नहीं माना जाएगा। रूम के अंदर बंद तब होता है जब किसी भी दीवार से, छत से, फर्श से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इस पे गाउस लॉ डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस चार्ज के चारों तरफ एक सरफेस और अज्यूम कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे इमेजिनरी सरफेस, ठीक है। तो इस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर लेंगे, एक स्फीयर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप यूं समझ लें इसको कि ये आपका सरफेस है बच्चे, और ये आपका जो मार्कर का ढक्कन है ये चार्ज है, इसको मैंने फर्श के ऊपर रख दिया। अब मैंने इसके चारों तरफ एक स्फीयर अज्यूम कर लिया। इसके चारों तरफ मैंने एक स्फीयर अज्यूम कर लिया इस प्रकार से कि चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे है। तो मैं ये डायग्राम में शो कर देता हूं आपको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने मार्कर कहां रख दिया? ये रहा, ठीक है। तो ये आपका चार्ज है, इसके चारों तरफ आपने इमेजिनरी सरफेस जो लिया उसको मैं अलग कलर के मार्कर से शो कर देता हूं ताकि आप लोगों को उसको अलग अलग समझने में दिक्कत ना आए। ये सेंटर में नहीं आया यार, रुको। ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक है। बेटा एक बात बता सकते हो आप मेरे को कि ये जो चार्ज रखा हुआ है इस फर्श के ऊपर, ये चार्ज इस फर्श के ऊपर रखा हुआ है, आपने इसके चारों तरफ जो स्फीयर अज्यूम किया है, स्फीयर का कितना हिस्सा कमरे के अंदर रहेगा और कितना हिस्सा कमरे से बाहर? चार्ज फर्श पे रखा हुआ है तो आधा स्फीयर तो कमरे के अंदर रह गया और आधा फर्श के नीचे से कमरे के बाहर निकल गया, है ना। तो वापस आप देखेंगे कि इस स्फीयर से, इस लाल वाले स्फीयर से टोटल फ्लक्स गाउस के हिसाब से कितनी होगी? इस स्फीयर के तो चार्ज कांटेक्ट में नहीं है, इससे फ्लक्स कितनी होगी? Q/ε0। इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स कितनी होगी? Q/ε0। और कमरे के अंदर इस स्फीयर का कितना हिस्सा आ रहा है? केवल और केवल आधा हिस्सा आ रहा है, आधा आ रहा है, तो इससे आधी फ्लक्स इस पूरे के साथ जुड़ी हुई होगी। यानी कमरे के अंदर से निकलने वाली नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी बेटा? Q/ε0 का आधा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज के चारों तरफ आप इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर रहे हैं उसमें से टोटल फ्लक्स तो निकल रही है Q/ε0, और इस इमेजिनरी सरफेस का केवल आधा हिस्सा कमरे के अंदर है, बाकी का आधा हिस्सा कमरे के बाहर है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। ये आपका फर्श है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज के कारण केवल आधा ही जो फ्लक्स है वो अंदर है, बाकी का आधा फ्लक्स कमरे से बाहर निकल गया।
तो इस कमरे के अंदर टोटल फ्लक्स कितना हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट बेटा यहां तक? दूसरी चीज, ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया इसके अंदर से। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को कि अब इस कमरे में कितनी दीवारें हैं? दीवारें तो 6 हैं, इसके फेस तो 6 हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर सरफेस के साथ चार्ज कांटेक्ट में आ गया उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। जैसा हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि चार्ज जहां रखा हुआ है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो यानी कि ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बचे कितने सरफेस? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फ्लक्स कहां से होगी? बचे कितने सरफेस? 5। ठीक है, तो पांचों में, बाकी के पांचों की अगर अपन बात करें तो मतलब ये जो टोटल फ्लक्स है ये सिर्फ 5 भागों में बटेगी। तो आपके पास फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितनी हो जाएगी? Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं इसको फिर 3D एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे 3D अच्छे खासे डब्बे लेके एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या था? पहले वाला केस तो क्या था? चार्ज आपका क्यूब के सेंटर में है। दूसरे वाले केस में चार्ज आपका सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे नहीं है। जैसे आपका रूम है उसके सेंटर में होता तो हम कहते हैं क्यूब के सेंटर में, लेकिन आपने फर्श पे रख दिया चार्ज को, तो फर्श पे रख दिया तो टोटल फ्लक्स तो आधी हो गई क्योंकि बाकी की आधी तो बाहर निकल गई, है ना। और सिर्फ 5 सरफेसों में बटेगी, तो इसको अपन ने 5 से डिवाइड किया तो 2 × 5 10 क्यूब। बाकी छठे सरफेस ने क्यों नहीं बांटी? क्योंकि ये याद रख लेना, चार्ज जिस सरफेस के टच हो गया ना उस सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल सकती। तुम तो ये याद रख लेना कि चार्ज जिस सरफेस के छू गया उससे फ्लक्स नहीं निकल सकती, उसकी फ्लक्स 0 होगी। कोई डाउट? अब हम चार्ज की तीसरी पोजीशन पे आते हैं। इस बार जो आपका चार्ज है वो पहले तो उस क्यूब के सेंटर में था, फिर किसी सरफेस के सेंटर में चला गया। अब ये चार्ज सरफेस से हटकर कहां चला गया? एज। एज क्या होती है बेटा? आपके कमरे के अंदर जहां पे दीवार और छत आपस में मिलती हैं, दीवार और छत आपस में जहां मिलती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? एज। ये देखो चार्ज एज पे रखा हुआ है। ठीक है, जहां पे 2 सरफेस मिलते हैं क्यूब में, जहां पे एक क्यूब के अंदर 2 सरफेस मिलते हैं वो एज कहलाती है। जैसे ये रहा, इसके अंदर एज कौन सा होगा? ये इस किताब के अंदर एज कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब अगर एज पे है तो क्या होगा? तो बेटा आप लोग इसको समझेंगे, वही अपन करेंगे कि भाई इस चार्ज में ये चार्ज किस किस सरफेस से टच हो गया? ऊपर वाले से और साइड वाले से। देखो यहां देखो, ये थोड़ी सी, जैसे आपके पास ये 2 सरफेस है, मतलब ये क्यूब के 2 सरफेस है और आपका चार्ज यहां रखा हुआ है जहां मैंने ये मार्कर रखा हुआ है। ये जो मार्कर रखा हुआ है यहां आपने चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा एक बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं इस चार्ज के चारों तरफ, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस तो दोनों चार्ज के संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो इनसे फ्लक्स कितनी होगी? 0, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके 0 होगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें गाउस लॉ के हिसाब से कमरे के अंदर कितनी फ्लक्स आएगी। तो इसके लिए क्या करो, इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर अज्यूम कर लो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्फीयर का कितना हिस्सा कमरे के अंदर होगा और कितना हिस्सा कमरे से बाहर होगा? कैन यू टेल मी? ध्यान से देखना बेटा। आप क्या करो, ये आपके सरफेसेस है दोनों, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है जहां मेरा हाथ आ रहा है, इस सरफेस को एक्सटेंड करके इस तरफ ले जाओ, इस सरफेस को एक्सटेंड करके नीचे की तरफ ले जाओ, तो टोटल कितने डिवीजन हो गए? एक, आपने जो स्पेस है ना, जगह है, उसको आपने 2 प्लेन से काट दिया। किससे काट दिया? एक प्लेन तो वर्टिकल है और एक प्लेन हॉरिजॉन्टल है, हमने इस तरीके से काट दिया। तो अगर मैं इसको लाइंस की मदद से शो करूं इस तरीके से, मतलब ये आपका एक प्लेन है और ये आपका एक प्लेन है। चार्ज आपका इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस चार्ज के साथ हमने एक स्फीयर अज्यूम कर लिया चारों तरफ। तो इस स्फीयर का कितना हिस्सा कमरे के अंदर आ रहा है? कितना आ रहा है? 1/4 हिस्सा। 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में से केवल एक हिस्सा कमरे के अंदर है, बाकी हिस्सा तो कमरे से बाहर चला गया, है ना। वापस देखना, इसको अच्छी तरह से समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है कि ये आपने क्या किया, ये था आपका, इसको आपने एक्सटेंड कर लिया। तो चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, तो चार्ज का जो फ्लक्स है उसका केवल 1/4 हिस्सा कमरे के अंदर है, बाकी का हिस्सा कमरे से बाहर है। तो बेटा इस केस में आपकी नेट फ्लक्स, मतलब कमरे के अंदर जो टोटल फ्लक्स है वो
सिर्फ 1/4 आएगी, यानी इस टोटल पूरे स्फेयर से तो कितनी निकलती, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस स्फेयर का सिर्फ 1/4 हिस्सा कमरे के अंदर है, तो कमरे के अंदर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स रह जाती। कोई डाउट यहां तक हो तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, ठीक है। देन हम निकालते हैं कि एक सरफेस से कितनी होगी। तो बेटा जी 6 सरफेस होते हैं एक क्यूब के, जिसमें से 2 के साथ तो चार्ज कांटेक्ट में आ गया, तो उनसे निकलने वाली फ्लक्स 0 हो गई। बचे कितने सरफेस, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 भागों में डिवाइड कर, मतलब ये जो टोटल फ्लक्स थी अंदर, अब इसको 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। 4 भागों में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन 4 करोगे, एक 4 पहले से है तो Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपकी बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, इनके डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, किसी को समझ में नहीं आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं आता था कि सर ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये एक एक को डिटेल में समझा रहा हूँ। कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, IIT JEE में आया हुआ है 18 या 17 में, मुझे एग्जैक्ट उसका ईयर याद नहीं है, ठीक है। और CBSE RBSE में क्योंकि आपकी बुक्स में है तो आने का सवाल बन ही जाता है। कोई डाउट। अब हम चलते हैं अपना चौथे और लास्ट केस में। चौथे और लास्ट केस में आपका चार्ज सरफेस से भी निकल गया, एज से भी निकल गया, और कहां पहुंच गया, कूट में, कोने में, एक कोने पर। बेटा जैसे एज बनती है जब 2 सरफेसेस आपस में मिलते हैं तब एज बनती है, ठीक है। कमरे के एक कोने को ध्यान से देखो, उस कोने के अंदर आपकी 3 दीवारें मिल रही हैं, एक तो ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार और एक छत, तब कूट बनता है, तब कोना बनता है, जिसको आप अंग्रेजी में कॉर्नर कहते हैं। चौथे पॉइंट में चार्ज इज सिचुएटेड ऑन अ कॉर्नर। समझ में आया बच्चे। अब आपको थोड़ा 3D में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तब ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। मैं इसको आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखें। जब चार्ज कॉर्नर पे रखा हुआ है तो कॉर्नर को बनाने के लिए 3 सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कुछ ऐसा सा डायग्राम बनेगा, इसमें एक तो आपका सरफेस कैसा है, सोया, मतलब आपका जो कमरे का फर्श है उसको ज्यूम कर लो, ठीक है। ये ब्लैक वाला सरफेस एक खड़ी दीवार है, ठीक है, और उससे ये तीनों सरफेसेस एक दूसरे पे, जैसे 3 एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो सकते हैं, वैसे तीनों सरफेस भी 3D में सोचे तो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो सकते हैं। तो ये आपका बनता है कॉर्नर, बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है जहां मैंने बड़ी सी डॉट लगाई है, यहां पे आपका चार्ज रखा हुआ है। तो बेटा आप अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि जब 2 सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो एज बनती है, जो कि कुछ ऐसी होती है जो इस किताब का नीचे वाला कोना नजर आ रहा है। और जब 3 सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये कॉर्नर नजर आ रहा है आपको। मैं कॉर्नर के अंदर कुछ रख देता हूं ताकि और अच्छी तरह से नजर आ जाए। ये 3 सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मार्कर ले लेते हैं। तो बेटा ये आपका कॉर्नर है, ये जो हिस्सा ये आपका कॉर्नर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर की कल्पना करूंगा, इमेजिन करूंगा, तो वो स्फीयर का कितना हिस्सा तो कमरे के अंदर होगा और कितना हिस्सा कमरे से बाहर होगा? कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आप? ये स्पेस को कितने भागों में बांट दिया आपने, देखना 1, पीछे का हिस्सा 2, 4, सॉरी 1, 2, 3 एंड 4। ये 1, यहां पे 2, ये 3 और ये चौथा हिस्सा, ये 4 भागों में बांट दिया आपने स्पेस को। लेकिन ऐसे ही 4 भाग नीचे के हिस्से, ये तो लाल वाले फेस से ऊपर के 4 भाग हैं, ऐसे ही लाल वाले फेस से नीचे भी 4 भाग होंगे। टोटल भाग कितने हो गए? 8। और इन 8 भागों में से कमरे के अंदर तो केवल एक ही भाग आ रहा है। तो बेटा जी आपका जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस कमरे के अंदर, सिर्फ 8वां हिस्सा आएगा। इस चार्ज के चारों तरफ हम जिस स्फीयर की कल्पना करते हैं उससे तो कितना फ्लक्स निकलता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उस फ्लक्स का या उस स्फीयर का केवल और केवल 8वां भाग कमरे के अंदर आता तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट रूम के अंदर आ जाता। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो ये तो रूम के अंदर की नेट फ्लक्स होगी। अब बात ये होती है कि जब कॉर्नर में आपका चार्ज आ गया तो कितने फेसेस के कांटेक्ट में आ गया? 3 फेसेस के कांटेक्ट में आ गया। उन तीनों से तो फ्लक्स हो नहीं सकती, बच गए कितने? 6 में से 3 गए, तो 3 जने उसको बराबर बांट लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा?
पर्टिकुलर फेस के साथ कितना हो जाएगा, उन 3 के साथ तो 0 हो जाएगा जिनके साथ चार्ज संपर्क में है या कांटेक्ट में है, बाकियों के साथ इसको 3 भागों में बांट दें तो 8 3 जा 24। ये चौथा पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं बेटा, कॉम्पिटिशन्स में भी, बोर्ड में भी। चार्ज को कहीं भी रख के आपसे पूछ सकते हैं। ये तो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी ज्यादा सहूलियत ये है कि आप इस पॉइंट को याद रख ले कि चार्ज यहां है तो टोटल फ्लक्स कितनी है और फेस वाली कितनी है। 4 ही तो पॉइंट है, याद रख लोगे, ठीक है। लेकिन समझ के याद करने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने ये समझाने के लिए तो इतनी मेहनत करी। इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आई हो, क्योंकि देखो इस वीडियो में हम लोग 3D में चले हैं पूरी तरह से, तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आप लोगों के उस डाउट्स को जरूर सॉर्ट आउट करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए आपको 3D में कोई वीडियो के जरिए समझाना पड़े, वो मेरी हेडेक है। नहीं समझ में आया तो आप तो कमेंट सेक्शन में आके बता देना, कोई डाउट है बेटा इस पोएम में। तो गाउस लॉ पे ये कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स थे जो एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाउस लॉ के एप्लीकेशंस। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं।